हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। स्टूडेंट्स, इसमें जो ये टर्म मैंने यूज किया द सेल ऑफ गुड्स, ये जो सेल ऑफ गुड्स है ये पहले किसका पार्ट था? ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही मिलता था, ये उसी का हिस्सा था, उसी का पार्ट था। लेकिन 1930 में इसको वहां से रिमूव करके इसका नया एक्ट बनाया गया और उस एक्ट का नाम रखा गया द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 123 तक जितने भी सेक्शंस थे उनको रिमूव किया गया। रिमूव करने के बाद हमारे सामने एक नया एक्ट आया और उस एक्ट का नाम रखा गया द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब जैसा कि आप लोगों ने इसमें देखा इंडियन वर्ड आ रहा है और अभी मैंने यहाँ पर बताया कि इसमें इंडियन वर्ड नहीं है, तो आप पूछेंगे कि मैम आपने इंडियन वर्ड क्यों लिया? देखिए, उस टाइम पर जब इसका नाम रखा गया था 1930 में, तब इसका नाम इंडियन करके ही रखा गया था, तब इसका नाम द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ही था। लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंडियन वर्ड को हटा दिया गया। अब क्यों हटा दिया गया? क्या था कि ये जो एक्ट है सेल ऑफ गुड्स का, ये इंडिया में ही एप्लीकेबल था, इंडिया के बाहर की कंट्रीज में ये एप्लीकेबल था नहीं, तो इंडियन वर्ड लगाने की कोई रिलेवेंसी थी नहीं, कोई रिलेवेंट लग नहीं रहा था, इसलिए इसको अमेंड किया गया और 22 सितंबर 1963 में अमेंड करके ये इंडियन वर्ड इसमें से रिमूव कर दिया गया और फाइनली हमारे सामने जो नाम आया वो था द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्लियर है बच्चों? इतना समझ आया आपको? अब क्या था कि जितने भी लॉज हैं या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किससे रिलेटेड? सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। सेल ऑफ गुड्स की परचेजिंग और सेलिंग से रिलेटेड वो हमें कहाँ मिलेंगे? अब वो हमें इस एक्ट में मिलेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये एक्ट क्या कह रहा है? द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स इज कंटेन्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930 and the act contained 66 sections and it extend to whole of India except the state of Jammu and Kashmir। ठीक, क्या कह रहे हैं कि जितने भी लॉज हैं किससे रिलेटेड? सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, वो हमें कहाँ मिलेंगे? वो हमें इस एक्ट में मिलेंगे। दूसरी चीज, ये एक्ट कब इन्फोर्स हुआ? ये 1 जुलाई 1930 को इन्फोर्स हुआ। तीसरी चीज कि इसमें टोटल एक्ट कितने हैं? 66 एक्ट हैं, 66 सेक्शंस हैं इस एक्ट में, और ये एक्ट पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अलावा ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होता है। ये तो रही इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन क्या है? तो सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 4(1) में। और बच्चों, डेफिनेशन में हमेशा बताती हूँ कि डेफिनेशन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एसेंशियल एलिमेंट्स को याद करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन में ही वो दे रखी होती है, बस हमें पहचानना है कि कैसे हम उसको निकालें। तो कह रहे हैं कि सेक्शन 4(1) ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइंस a contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for price। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स क्या है? सेल ऑफ गुड्स कैसे डिफाइन किया है इस सेक्शन में? सेल ऑफ गुड्स मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट। ये एक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच? बायर और सेलर के बीच, जिसमें सेलर क्या कर रहा है? सेलर ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी इन गुड्स में, किसको? बायर को। किसके लिए? प्राइस के लिए। ठीक है, इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रही है या उसको ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो रही है, किसके बदले में? प्राइस के बदले में। तो वो कहलाएगा सेल ऑफ गुड्स। ठीक है,
अब बच्चों आपने यहाँ पर एक चीज देखी, मैंने यहाँ बोला ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, तो यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ, ये प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब है यहाँ पर ओनरशिप, मतलब गुड्स की जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर करने के लिए ये एग्री हो रहा है, ठीक है। और किसके लिए? बायर के लिए, और किसके बदले में? प्राइस के बदले में, ठीक है। अच्छा, इस डेफिनेशन में ही हमारे एलिमेंट भी निकल के आ गए। कैसे? पहली चीज कि इसमें दो पार्टी होंगी, एक सेलर और एक बायर, ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें प्राइस का कंसिडरेशन होगा, तो दूसरा एलिमेंट प्राइस हो गया। तीसरा एलिमेंट गुड्स हो गया, क्योंकि गुड्स की बात हो रही है, गुड्स होना बहुत जरूरी है। चौथा एलिमेंट क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, यानी कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया। ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा रहा है, सिर्फ गुड्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब सेल हम करते हैं तो हमें गुड्स के साथ साथ में, यानी कि पोजीशन के साथ साथ में ओनरशिप को भी ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। जब हमने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो बेलमेंट में हम पोजीशन ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन ओनरशिप जो थी वो सेलर के पास ही थी, यानी कि एक पार्टी के पास ही थी जो ट्रांसफर कर रही थी गुड्स, ठीक है। लेकिन सेल के केस में क्या होता है कि पोजीशन और ओनरशिप दोनों को ट्रांसफर करना पड़ता है, तभी वो सेल माना जाएगा, ठीक है। अब क्या है, एलिमेंट्स देख लेते हैं बच्चों। पहला एलिमेंट है टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन इज सेलर एंड अनदर वन इज बायर, ठीक है। सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर इसका क्या मतलब है? ओनरशिप से मतलब है, ओनरशिप है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। अब ओनरशिप किसकी? गुड्स की, जो अभी मेरे पास है, मैंने सेल कर दिया तो वो बायर के पास चला गया। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है, वो किसकी हो रही है? गुड्स की हो रही है। अब यहाँ पर गुड्स का क्या मतलब है मैडम? गुड्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब जो मूव कर सके, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें, तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स में काउंट करेंगे, अदर देन मनी। मनी को नहीं करेंगे, क्योंकि हम मनी को खरीद और बेच नहीं सकते, ये इलीगल है। वो हमारी करेंसी है और करेंसी को हम खरीद और बेच नहीं सकते। उससे खरीद बेच सकते हैं, लेकिन उसको खरीद और बेच नहीं सकते। अगर हम मनी को ही खरीद बेचने लगेंगे तो वो इलीगल एक्ट हो जाएगा, इलीगल एक्टिविटी में काउंट होगा। तो अदर देन मनी और एक्शनेबल क्लेम। अच्छा, अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा? इसमें इंक्लूड होंगे स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि हमारी जो फसल है, या ग्रास, और जो भी थिंग्स हैं जो लैंड से अटैच्ड हैं और फार्मिंग के लिए तैयार हो रही हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी पेड़ हो गए, पेड़ के फल हो गए, जो फ्यूचर में हम उनको सेल कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी सारे गुड्स का ही पार्ट हैं। क्लियर? इसके अलावा गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट हो गया, या फिर वाटर है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे के सारे किस में आएंगे? गुड्स में आएंगे। ठीक, अब समझ में आया गुड्स में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा? क्लियर? अब तीसरी चीज ये हो गई गुड्स, चौथी चीज क्या आएगी? प्राइस, यानी कि कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी इन मॉनेटरी फॉर्म। कंसिडरेशन जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में ही होना चाहिए। सेल का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो जो कंसिडरेशन है वो मॉनेटरी फॉर्म में ही होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट कह रहे हैं इंक्लूडिंग बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इसमें सेल और फ्यूचर में होने वाली सेल दोनों को इंक्लूड करते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सेल का क्या मतलब है? सेल का मतलब है कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसको हैंड टू हैंड उसको हम मनी ट्रांसफर करके और अपना गुड्स लेकर के आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा सेल। ठीक है, तुरंत हमने उसको सेल किया, पैसा दिया और हमने माल लिया और हम आ गए। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है फ्यूचर की सेल, फ्यूचर में होगी, अभी हुई नहीं है, अभी हमने सिर्फ एग्रीमेंट बनाया है।
ठीक है। माल को हम बेचने का खरीदने का एग्रीमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं। डिलीवरी कब होगी? फ्यूचर में होगी, और पेमेंट कब होगा? वो भी फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा एग्रीमेंट टू सेल, और दोनों ही चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये था हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम डिलीवरी पढ़ेंगे और मोड्स ऑफ डिलीवरी पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी पूछना हो या कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।